हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग को देखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है सभी को समझ लेंगे ध्यान से, क्योंकि ये है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 वाले स्टूडेंट के लिए। यदि आप क्लास 9 का विद्यार्थी है और इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ के रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न को याद या फिर रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। और देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो भी मैं प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल के थ्रू से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग अध्याय की नज़र में देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, पदार्थ के बारे में जानेंगे और पदार्थ के 3 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, जो कि ठोस, द्रव और गैस। जी हाँ फ्रेंड्स, पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, इनके रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को विस्तार से शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में दिया हुआ है। हम लोग चलिए विस्तार से पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो होने वाला आप सभी के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ। देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ क्या है, पदार्थ किसको बोलेंगे? तो देखिए, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। हमारे आसपास के विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि दुनिया में जितने भी सामान है वो सारे के सारे क्या है, पदार्थ है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। मतलब ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि हर एक दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी के सभी क्या है, पदार्थ कहलाते हैं। तो चलिए अब इनके गुणों के बारे में देखते हैं। तो कणों के भौतिक गुण। देखिए, पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर। तो पदार्थ कणों से बना है और ये सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पदार्थ तो कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनके कण भी अत्यंत छोटे होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, मतलब पदार्थ के कण में क्या क्या गुण है। तो देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी कि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण आपस में गति करते हैं और उनके पास एक एनर्जी होता है, जो कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और देखिए, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तभी बढ़ती है जब उसका तापमान उस पर बढ़ा देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पदार्थ के कणों के बीच गैपिंग जो होता है, गैपिंग, इसीलिए जैसे पदार्थ के कण है तो आपस में यहाँ पर गैप भी रहता है। और देखिए, ठोस में अलग अलग गैपिंग की व्यवस्था है और देखिए द्रव में अलग अलग। तो सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक प्रयोग दिया हो जिसे हम लोग को जानने का कोई आवश्यक नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ के कण कैसे रहते हैं, मतलब पदार्थ के कणों के बीच आखिर क्या होता है, पदार्थ के कण का ढांचा किस प्रकार से है। देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण का जो एक फैसिलिटी है, क्या वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वो धार टूट जाती है? नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता दोस्तों, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। यानी कि जो अगर कठोर चीज़ लेंगे ना, ठोस चीज़, उसमें जो रिक्त स्थान कम रहेगा, तो रिक्त स्थान कम रहेगा तो बेसिकली बात है क्या कि उसमें उसका गतिज ऊर्जा भी कम रहेगा होगा। देखिए, द्रव अवस्था में मीडियम रहता है, जबकि गैसीय अवस्था में अत्यधिक होता है। गैस में जो गैपिंग होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम, मतलब किसी को खींचने की क्षमता ठोस में अत्यधिक रहता है, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। इस बात को याद रखिएगा। गैस में क्योंकि गैपिंग जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें क्या आकर्षण, एक दूसरे को आकर्षण करने में काफ़ी ज़्यादा बल लगेगा, इसीलिए आकर्षण बल कम रहता है गैस में।
और देखिए गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए इसके आगे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, ये है ठोस। पहला वाला तो ठोस में देखिए इसके जो कण आपस में गति करते हैं तो इसके बीच जो गैपिंग है बहुत कम है। देखिए इतना ज़्यादा कम है। और देखिए द्रव की बात किया जाए तो द्रव में देखिए फ्रेंड द्रव यहाँ पर इसमें गैपिंग है, कुछ कुछ गैपिंग नज़र आ रहा है। अगर गैस की बात किया जाए तो गैस में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गैस में बहुत ज़्यादा गैपिंग नज़र आ रहा है। जैसा कि सेकंड वाला डायग्राम की बात किया जाए तो यहाँ पर ठोस में देख सकते हैं ये जो आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। आकर्षण बल देखिए बहुत कम है, यानी कि आकर्षण एक दूसरे से सट रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है, जिसके कारण से इसका आकर्षण बल में कम बेसी होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट इसका देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो आखिर बेसिकली हम लोग पहले ही देखे कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ तीन रूप में बेसिकली होते हैं। भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर भौतिक की बात किया जाए, भौतिक अवस्थाओं में पदार्थ तीन रूपों में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। जी हाँ फ्रेंड्स, पदार्थ तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। देखिए पानी का तीन अवस्था होता है। एक बात याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पानी ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में होता है और द्रव अवस्था के रूप में खुद पानी है। और तीसरा गैसीय अवस्था के रूप में भी है पानी, जो कि गैस बन जाता है। और देखिए हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा अगर मानव शरीर की बात किया जाए तो हमें भी तीन अवस्थाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे कि हड्डियों और दांत ठोस अवस्था में, हमारा जो हड्डी रहता है वो दांत क्या होता है, ठोस अवस्था में। उसके बाद ब्लड, जो हमारे शरीर में रक्त और जल द्रव अवस्था है, मूत्र वगैरह क्या है वो द्रव अवस्था में है। तीसरा देखिए फेफड़ों में हवा गैसीय अवस्था और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। हमारे शरीर यानी कि हमारा शरीर की भी कल्पना किया जाए तो हमारा शरीर भी तीनों अवस्था में के रूप में होते हैं। देखिए ठोस अवस्था के गुणों के बारे में चलिए देखते हैं। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी अगर ठोस मान के चलिए, एक हम लोग अगर एक लकड़ी की बात किया जाए, लकड़ी का टुकड़ा का तो एक निश्चित आकार रहता है। अगर एक कलम की बात किया जाए तो इसका भी एक निश्चित आकार रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका भी एक निश्चित आकार होता है। देखिए ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है, यानी कि इसका जो दूरी डायरेक्शन होता है इसका स्पष्ट सीमाएं रहता है। इसका लंबाई चौड़ाई सब हम लोग को पता रहता है। और चलिए तीसरी नंबर इसका क्वालिटी देखिए, ये निश्चित या स्थिर आयतन होता है, यानी कि इसका वजन, इसका घटना सभी आयतन जो होता है, स्थान घेरता है, ये निश्चित रहता है। चौथा नंबर इनकी संपीड़नता नगण्य होती है, मतलब इसको हम लोग दाब नहीं सकते, इस पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ये काफ़ी ज़्यादा कठोर रहता है। इसमें संपीड़नता नगण्य होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए देखिए बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा निम्नतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। तीसरा देख सकते हैं, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ है क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। चलिए जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा। मान के चलिए एक कटोरा आप लोग के पास है, उसमें चीनी अगर डालिएगा तो क्या होगा, कटोरा का आकार भी सेम रहेगा और चीनी का भी आकार। ऐसा नहीं है कि जिस पर रखेंगे उसका आकार, यानी कि हम लोग इससे समझ सकते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़न कर सकते हैं। तो चलिए अब द्रव अवस्था के बारे में जानते हैं कि द्रव अवस्था का क्या क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। देखिए द्रव अवस्था, द्रव तरल रूप में होते हैं, उनमें बहाव होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, ये इसको हम लोग कहीं पर भी अगर ढाल देंगे तो ये बहने लगेगा, इसलिए इसको ये तरल रूप में पाए जाते हैं द्रव। दूसरी नंबर, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, इसको जिस बर्तन में डालेंगे वो बर्तन का आकार ले लेते हैं। मतलब अगर एक गिलास में पानी लीजिएगा तो वो गिलास का आकार ले लेगा, एक बोतल में रखिएगा तो बोतल का, एक बर्तन में तो एक बर्तन का आकार ले लेंगे, मतलब इसका निश्चित आकार स्थिर नहीं होता है। तीसरा, द्रव का निश्चित आयतन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि इसको हम लोग नाप सकते हैं, तभी तो बोलते हैं कि 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर दूध चाहिए या 1 लीटर पानी चाहिए, तो यानी कि इसका निश्चित आयतन होता है। चौथा नंबर, द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, मतलब पानी को भी हम लोग काफ़ी कम हद तक दबाव डाल सकते हैं।
और ठोस में तो बहुत कम, ठोस में नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है, जबकि द्रव में हम लोग कुछ हद तक इसको दबा सकते हैं। द्रवों के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है, यानी कि इसके बीच जो आकर्षण बल रहता है वो उसके आयतन को निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में विसरण करती है, और यही जल ये पौधे और जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। यानी कि हम लोग एक बात ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो जल में रहता है जल वाला जीव वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, जल में रहने वाला जीव या फिर जलीय पौधे वो पानी में घुलनशील जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसी से सांस ले पाते हैं और जीवित रहते हैं। और तीसरी देखिए यहाँ पर चौथी पॉइंट की बात किया जाए तो द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्थाओं में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव से ज़्यादा होती है और ठोसों में कणों की गति कम होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट, अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। यदि इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आइएगा और इसका लिंक आप सभी को मिल जाएगा। गैसीय अवस्था, अब देखिए गैसीय अवस्थाओं की बात किया जाए तो गैसों में बहाव होता है और गैसों में संपीड़न अधिक होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, गैसों में जो कि संपीड़न अधिक होता है। तीसरी नंबर, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, मतलब गैस में अगर कोई भी निश्चित सीमाएं नहीं होती है, गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, मतलब गैस को हम लोग अधिक, ये क्योंकि ये वायु है इसे हम लोग दबाव डाल सकते हैं इस पर। चौथा नंबर, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैस में किसी भी प्रकार का कोई भी निश्चित आकार नहीं रहता है, इसे जिस भी सिलेंडर में डालेंगे, जिस टाइप के सिलेंडर में, वो उसी का आकार ले लेगा। पांचवा नंबर, गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता, मतलब इसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, मतलब एक दूसरे के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग होने के कारण आकर्षण बल भी बहुत कम होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसीलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वो उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। देखिए पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, देखिए फ्रेंड पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। पानी पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, पानी पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में, जैसे कि पहले ही आप सभी को बता दें कि ठोस की अवस्थाओं में बर्फ के रूप में पाया जाता है और द्रव के रूप में पाया जाता है पानी, द्रव के रूप में। गैसीय अवस्था में होता है वाष्प होता है, जो कि यानी कि एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में ऐसा एक पदार्थ है जो कि तीनों रूपों में पाया जाता है, तो वो पानी है, वाटर। जी हाँ फ्रेंड, ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है, और जी हाँ फ्रेंड्स, यदि हम लोग पानी को गर्म करेंगे, ये बर्फ को अगर पानी में तो परिवर्तित हो जाती है और पानी बाष्प में परिवर्तित हो जाती है। पानी को अगर हीट करेंगे तो ये वायु बन के उड़ जाएगा, बाष्प बन जाएगा। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग चेंजेस करने में, तो तापमान में परिवर्तन, देखिए थर्मामीटर, बर्नर। तो कैसे हम लोग किसी भी पदार्थ का हीट को चेंज कर सकते हैं कि कम बेसी करेंगे, तो देखिए भौतिक अवस्थाओं से पदार्थ की अवस्थाओं में चेंजेस करने के लिए गलनांक एक होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर वायुमंडल या दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वो उसका गलनांक कहलाता है। मतलब याद रखिएगा, जिस ताप पर कोई चीज़ ठोस से वो पिघल कर द्रव बन जाता है वो उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। जी हाँ फ्रेंड, 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। यानी कि एक बात याद रखिएगा कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में बात किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में बात किया जाए तो 273 केल्विन। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, जब बर्फ पिघलती है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, यानी कि बर्फ जैसे पिघल जाता है इसका तापमान नहीं बढ़ता। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है।
और देखिए संलग्न की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता उसे संकलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। इस बात को भी क्वथनांक देखिए बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखिए मिल्टिंग पॉइंट अगर कहा जाए तो पानी कितना डिग्री पर गलने लगता है, बर्फ और द्रव में बदलने लगता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन याद रखिएगा। और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, मतलब कोई भी पानी उबलने लगेगा तो इसका ये क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टिक गुण है, जैसा कि जल का क्वथनांक माना जाए तो 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। यानी कि पानी का क्वथनांक कितना डिग्री होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। अगर इसका गलनांक की बात किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये उतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ता है। और देखिए अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। और देखिए तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्थाओं को एक से दूसरी अवस्थाओं में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर तापमान अगर हीट करेंगे, जैसे कि कोई ठोस चीज़ है, मान के चलिए पानी बर्फ़ के रूप में ठोस है, उसे वापस पानी बनाने के लिए उसको हीट करेंगे, उष्मा देंगे तो वो द्रव अवस्था में पानी में बदल जाएगा। अगर पानी को हम लोग हीट कर देंगे तो वो गैसीय अवस्था में चेंजेस हो जाएगा। लेकिन गैसीय अवस्था से फिर पानी में बदलने के लिए उसको क्या करेंगे, उसको फ्रीजिंग करना पड़ेगा, उसको शीतलन देना होगा, शीतलता यहाँ पर देख सकते हैं, तो वापस पानी में बदल जाएगा। अगर पानी को फिर और ज़्यादा फ्रीजिंग करने, जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जब फ्रीज में एक बोतल पानी 2-3 दिन तक डाल के रख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ठोस बन जाएगा, यानी कि बर्फ़ बन जाएगा। इससे इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए जल 25 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बनता है। अगर पानी का जल पर रहता है 25 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ में चेंजेस हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, ऊर्ध्वपातन क्या है। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में चेंज हुए बिना, मतलब ठोस से डायरेक्ट किसमें, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऐसे चीज़ को, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसा कि उदाहरण में थोड़ा सा कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी का प्याली में डालिए तो इससे पता चल जाएगा। चलिए ये एक प्रयोग दिया हुआ है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए। तो चलिए अब एक चीज़ यहाँ पर, ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ड्राई आइस को बोलते हैं, यानी कि शुष्क बर्फ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। को गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले, यानी कि बिना कोई भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग बिना पानी में चेंज किए ही इसे वाष्प में बदल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, यही चीज़ के बारे में बताया गया। वाष्पीकरण क्या है, देखिए एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव अवस्था में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए इतना ही इसका इम्पोर्टेंट था, और देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए और इसका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसी से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया है। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल के थ्रू से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।
ये और हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा तथा तमाम प्रकार के सारा स्टडी मटेरियल वगैरह और सबसे फर्स्ट अपडेट भी दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर जुड़िएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।